सुब्रमण्यम जयशंकर साहब न्यूज 18 इंडिया के न्यूज रूम में पधारे हैं। हमें पता है कि आपके सारे पॉकेट्स में इस वक्त सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें पता है कि आपके सारे पॉकेट्स में इस वक्त सरकार का रिपोर्ट कार्ड है और उसी रिपोर्ट कार्ड के साथ हम आपको न्यूज़ रूम में लेकर चलेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब आपकी इन चुनावों को लेकर? नहीं, देखिए, इन चुनावों में एक तो ये है कि हम 10 साल का रिकॉर्ड जो है, मोदी सरकार की रिकॉर्ड जो है, वो भारत की पब्लिक, भारत के वोटर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है, ये मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास देगा कि ये गारंटी, ये खाली गारंटी नहीं है। इसमें 10 साल, जैसे आप कहीं भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो माने कंपनी अच्छी होती है, उसकी रिकॉर्ड होती है, तो ये 10 साल की रिकॉर्ड जो है ये पब्लिक के सामने रखते हैं। दूसरा विषय, विदेश मंत्री होने के नाते हम ये भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अब दुनिया जो है अब एक बहुत मुश्किल स्थिति में है कि दुनिया में तनाव है, कहीं युद्ध है, विवाद है, दबाव है, और इस समय भारत के लिए हमें एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। ऐसा लीडर चाहिए जिसको दुनिया की समझ हो, जिसकी जजमेंट जो है दुनिया के बारे में अनुभवी हो। तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा खुद मैं इस चुनाव के दौरान मैं करीब 6-7 स्टेट जा चुका हूँ। अच्छा। और सब राज्यों में मुझे ये दिखाई देता है कि विदेश नीति पे पब्लिक को काफ़ी जिज्ञासा है। मैं विदेश नीति पर आपसे बात करूंगी, लेकिन आपने कहा कि एक मजबूत देश चलाने के लिए मजबूत सरकार की ज़रूरत होती है, एक मजबूत चैनल चलाने के लिए एक मजबूत न्यूज़ रूम की ज़रूरत होती है, और न्यूज़ रूम में तमाम लोग जो हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग न्यूज़ रूम, और इस न्यूज़ रूम को चलाने वाले सरदार न्यूज़ 18 इंडिया के एडिटर ज्योति कमाल, जिन्हें हम मोहब्बत में जेके कहते हैं, आपके सामने है। जेके, थैंक यू सो मच शुभिका। न्यूज़ 18 के सहयोगियों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी, तालियों से इनका स्वागत करें। जयशंकर जी, एक चीज़ आपको मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जितनी भी इंडिया से इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी इसी न्यूज़ फ्लोर पे आती है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास। उसी इन्फॉर्मेशन को फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसको समझें, समझाएं और उसमें से कोई सेंस निकालें, लोगों को समझा सकें। आपके पास तो पूरी दुनिया से इन्फॉर्मेशन आती है, कहीं चाइना से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं हमारी एम्बेसी से इन्फॉर्मेशन आ रही है, साउथ अफ्रीका से आ रही है, ईरान से आ रही हैं, इसराइल से आ रही हैं, यूएसए से आ रही हैं। इस इतने ह्यूज इन्फॉर्मेशन फ्लो को जो आपके पास आता है, आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए, इसके लिए एक किस्म से मैं कहूँगा हमारा जो न्यूज़ रूम जो है वो मंत्रालय है, और मंत्रालय में भी जो मैं कहूँगा डिवीज़न के हेड जो हैं, जो अलग अलग बड़े देश देखते हैं या कोई क्षेत्र देखते हैं, पर जब कोई क्राइसिस हो जाता है तो फिर आप कहेंगे न्यूज़ रूम आपका और हाई स्पीड में चलना चाहिए। तो उसके लिए हम एक किस्म से एक सिचुएशन रूम बनाते हैं, एक कंट्रोल रूम बनाते हैं। तो जब भी अब हाल ही में इसराइल में जब ये गजा की जब ये लड़ाई हुई ना शुरू, तो तुरंत हमारे यहाँ SOP है कि कहीं भी कुछ हो जाए, लगता है कि हम इसका कुछ हमारे लिए इसमें हमारे हित हैं और हमें इसमें कुछ जल्दीबाजी कुछ करना चाहिए हमें, तो तुरंत वो सिचुएशन रूम और वो कंट्रोल रूम की प्रक्रिया जो है वो खड़ी हो जाती है, वो शुरू हो जाती है। तो वो फिर एक हमारे लिए एक नर्व सेंटर बन जाता है। सर, हमारी बातचीत का हम सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनपुट पूरा हेड करते हैं, अमिताभ सिन्हा जी। अमिताभ, आप सवाल करना चाहेंगे? जयशंकर सर, आप तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, ईरान हो, इराक हो, हर सवाल पर हर कोई सवाल पूछेगा, लेकिन 2 छोटे सवाल बताइए। आप JNU से हैं। हाँ, बिल्कुल। हर यंग युवा का सपना होता है मैं IAS बनूं। हाँ। क्या आपकी पहली प्रायोरिटी IAS थी या IFS था? नहीं, मेरा IFS था, क्योंकि मैं मेरे दोनों ऑप्शन थे। मेरा मैंने रैंकिंग था कि मैं दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प में मेरा चॉइस था, पर मेरा चॉइस फॉरेन सर्विस, विदेश सर्विस आगे था। और इसका कारण भी था क्योंकि मैं JNU में इंटरनेशनल स्टडीज़ में मेरी डिग्री जो है इंटरनेशनल स्टडीज़ की थी। शुरू से मुझे रुचि थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो
वो झुकाव था फॉरेन सर्विस। बच्चों में बड़े पॉपुलर हैं आपके वन लाइनर्स। युवा है आज का, जो टीनेजर है, देश में हो विदेश में हो, भारतीय, हर कोई चाहता है जयशंकर सर पे क्लिक करें। ये हम लोगों ने सुब्रमण्यम सर को भी कवर किया हुआ, ऐसा 90s में काफ़ी उनके साथ भी मैंने बाइट ली है उनकी भी। बड़े गंभीर थे, मतलब उनको मुस्कुराने देखना भी बड़ा एक होता था। और घर में करते थे। तो ये एकदम आप एकदम अबाउट टर्न एकदम। नहीं देखिए, हर आदमी की अपनी माने क्या कहें मतलब जेन जी के लिए हाँ। आप अप्रोचेबल हैं, दे लाइक टू सी यू। आपके बहुत सारे, आप भी जानते हैं, बड़े फेमस होते हैं आप, जो वन लाइनर्स आपके होते हैं, आपकी आंखों में से लाल ऐसे तरंगें निकल रही होती हैं और फिर पीछे ऐसे सुपर हीरो वाला म्यूजिक चल रहा होता है। ये उनको ऐसा लगता है आप आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। हाँ, वो आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए मैं कहूँगा एक लेवल पे तो मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये माने आपकी छवि ऐसे कैसे बनी। हाँ हाँ, पर ये भी है। अच्छा, दैट वाज नॉट डेलिबरेट, मतलब ये डेलिबरेट नहीं था। ये भाई अब क्या करें, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो कभी इसका खुद हमें पता नहीं लगता कि इम्पैक्ट दूसरे लोग कैसे देखते हैं आपको। पर ये भी है कि आज ज़माना भी ऐसा है कि हम जिस समय से हम गुज़र रहे हैं कि कहीं कुछ लोग दबाव डालने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि अगर हम देश को हम अपनी बात थोड़े मैं कहूँगा सख्त लहजे में ना कहें। हाँ, सर एक और चीज भी है ना कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी बहुत कुछ जज करते हैं लोग, क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट की लकीर जो है वो खिंची रहती है। तो कितनी भी टेंशन हो, कितना भी क्राइसिस हो, वो आपकी मुस्कुराहट उसका एक जवाब होती है। भाई मैं रिलैक्स आदमी हूँ। अब मोदी जी हैं, हाँ, अब मोदी जी हैं तो मुझे पता है कि देश जो है, और देखिए एक किस्म से मैं लोगों को कहता हूँ और कि विदेश मंत्री होना ये बहुत गर्व का विषय है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। और पर मोदी जी का विदेश मंत्री होना, इसमें एक स्पेशल वैल्यू है, क्योंकि वो जो हैं आपको विज़न, टारगेट माने रास्ता भी देते हैं पर आपको स्पेस भी देते हैं। तो कोई टेंशन नहीं होती कि जहाँ जब जाते हैं मुझे पता है कि मेरा मिशन क्या है, मुझे क्या करना है वहाँ, कैसे हैंडल करना। और मुझे वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, बहुत अच्छे से नॉट ओनली वेरी गुड लिसनर, ही इज ऑल्सो वेरी गुड डेलीगेटर। कि आपको माने यू हैव अ जॉब कि आपको ये दिया जाता है कि भाई आप जाकर संभाल लो, सुलझ लो, कुछ कर लो, या तो देन यू हैव तो योर ओन सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि दो ही लोग काम करते हैं, एक अमित शाह और एक मोदी, वो जो अरे दोनों, चाहते हैं। हाँ, नहीं, और बाकी जो है सिर्फ बैठते हैं, मतलब उनको कह दिया जाता है ये काम करने के लिए और कर देते हैं। ये आप एक मंत्री हैं, आप बता पाएंगे सच्चाई क्या है इसमें? नहीं देखिए ऐसा है, लोग कहते होंगे, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग जो हैं पॉलिटिक्स तो कवर करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी कैबिनेट मीटिंग हो, कितना समय लगता है आपको? 3-4 घंटे जी। तो कुछ तो होता होगा ना अंदर। फिर या कोई क्राइसिस हो, आप देखते हैं कि भाई जो मंत्री हैं वो भी आ जाते हैं, जो सचिव हैं वो भी होते हैं, बाकी लोग NSA होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मोदी जी जो हैं उनके चलाने का तरीका जो है, उनका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम है कि वो सबकी सलाह लेते हैं। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताऊं। आप जानते हैं कि हम विदेश दौरा पे जाते हैं, तो विदेश मंत्री होने के नाते मैं उनके साथ अक्सर मैं जाता हूँ। तो हवाई जहाज़ में एक टेबल है, जैसे आपके यहाँ बोर्ड रूम में होगा, तो हम सब बैठते हैं। वो शुरू करते हैं सबसे जूनियर आदमी से, ताकि वो बिना संकोच के वो बोलें, और फिर उल्टा चलता है, सबकी बात सुनते हैं, फिर उनको जो कहना तब कहते हैं। तो ये मैं कहूँगा बहुत माने उनको सुनने की आदत है। देखिए इतने अनुभवी हैं, जो भी अनुभवी है इस देश में, अगर आपको सरकार चलानी है तो इज ही अ टफ टास्क मास्टर? एब्सोल्युटली। नीरज सिंह, इसमें आपको शक था क्या? आई वांटेड टू आस्क। जी सर, मेरा सवाल है क्योंकि चुनाव नहीं, पहले आपका जरा परिचय देते सर। ये राहुल गांधी की भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बीट देखते हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स तो देखते हैं। चुनाव हो चुके हैं, आपका आकलन क्या है? क्योंकि वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है, तो ये विपक्ष कह रहा है कि हम लोग की स्थिति ठीक होगी। जयराम रमेश वो कह रहे हैं
कि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला? देखिए, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कहीं वोटिंग कम हुई है, कहीं थोड़ी ज़्यादा हुई है, कहीं 19 के तुलना में कम हुई है, कहीं 14 के तुलना में उतनी वोटिंग हुई। तो इसको ज़्यादा माने कितना बढ़ाएं वो अलग विषय है, पर विषय नहीं है कि कौन कितनी वोटिंग हुई है। विषय यह है कि कौन वोटिंग करने आए। और हम भाजपा लोग हैं ना, हमें पता है कि हमारे वोटर तो हैं हमारे साथ। उनके अब वोटर छोड़िए, उनके उम्मीदवार की हालत देखिए आप। और जयशंकर जी हमारे साथ रवि हैं, अगर उम्मीदवार छोड़ रहे हैं तो वोटरों का क्या भरोसा। अच्छा, लेकिन आपको वोटर्स के लिए चलिए, कुछ कहना रवि है? हैं जयशंकर जी, ये जो हैं असाइनमेंट डेस्क संभालते हैं, खबरें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, किन किन रिपोर्टर्स को लाइन पे लेना है, वो सब ये जिम्मेदारी। आपका भी सवाल है कुछ रवि? जी बिल्कुल है। हम सब जानते हैं कि विदेश मंत्री जी बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के। अक्सर उनकी बातों में क्रिकेट का जिक्र आता ही रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जेम्स एंडरसन आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं, विराट का जिक्र आप करते रहते हैं। आपने ना एंडरसन का जिक्र किया था, मैं आपको समझाऊं क्यों मैंने एंडरसन का एक बार मैंने नाम लिया था। आप जानते हैं जेम्स एंडरसन? हाँ, 40 के उम्र में फास्ट बॉलर अभी भी उस स्तर पे परफॉर्म करना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और कंसिस्टेंटली तो मुझे, और हो सकता है कि ये खुद मुझे लगता है कि भाई उम्र का कुछ अब हाँ, कहीं ना कहीं इसका भी कुछ वजन होता है। तो मैं एक और स्पोर्ट्समैन, मैं हाल ही में उनसे मिला था क्योंकि उनको पद्मा अवार्ड मिला था, ये रोहन बोपन्ना। अब वो मेरे ख्याल से 44 या 45 के, हाँ, 45 की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतना, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। और कितना फिटनेस चाहिए, कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए। तो ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अरे वो तो अलग he works 24/7। एब्सोल्युटली नहीं, देख सी समटाइम्स इतनी पीपल आर, सारी रैली आप जब देखते हैं, आपको ये लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? देखिए ये तो ना किसी की हिम्मत होगी कहने के लिए ना वो ऐसी सलाह मानेंगे। और मुझे लगता है उनके नेचर ही में नहीं, कि मैं उनको देखता हूँ कि सबसे जो है, कुछ लोग जो हैं काम करने में रिलैक्स होते हैं, वो उस टाइप के आदमी कि वो जो कहते हैं, जो सचमुच कभी रुकते नहीं। अच्छा, न्यूज़ रूम में ये अलग अलग अंग है। असाइनमेंट, रवि के आपने जो सवाल, असाइनमेंट ये है बेसिकली, आपको जितनी भी रिपोर्टर्स होते हैं वो असाइनमेंट के टच में रहते हैं, जितनी खबरें आती है वो यहाँ आती है। फिर उसके बाद मान लीजिए वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, अब उसको पकाना है, तो वो पकता है आउटपुट पर, वहाँ खबरें बनती हैं, हम लेके चलेंगे सर को आउटपुट की तरफ से इस चलेंगे। तरफ लेके चलेंगे। सर थोड़ा बीच में सीरियस सवाल भी पूछ लेता हूँ आपको। देखिए चूंकि चुनाव है तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। वो ये अलर्ट कि चुनाव जो है प्रभावित हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पहले से ताइवान में ऐसा कर चुका है, मालदीव में ऐसा कर चुका है। तो ये इससे निपटना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब ये नहीं, आजकल के दुनिया में माने जब आप कहते हैं कि एक तो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया जो है, मैं कहूँगा दुनिया में सबसे मजबूत है। कि कभी कभी दुनिया हमको ज्ञान देती है चुनाव के बारे में, पर अगर हम भारत की सिचुएशन देखें कि हमारी वोटिंग मशीन, हमारी इलेक्शन कमीशन, हमारे पूरे प्रोटोकॉल जो हैं कि चुनाव में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि दुनिया में किसी और ने इतने बारीकी में इलेक्टोरल सिस्टम बनाया नहीं। तो उस पे तो मुझे 100% का 200% विश्वास है। जो माइक्रोसॉफ्ट, जो मुझे जो समझ है, उन्होंने जो चेतावनी दी है कि आज हाँ, कि क्या होता है कि माने नकली फर्जी इमेज, फर्जी मैसेज, ये चीज़ें निकल सकती हैं। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये चीज़ें चल सकती हैं, तो ये प्रभावित ज़रूर कर सकती हैं। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना तो चाहिए, क्योंकि मुझे खुद अनुभव है, कभी कभी मेरा नकली कोई इंस्टाग्राम अकाउंट निकलता है या कहीं सोशल मीडिया में कुछ निकलता है, तो हमें उनको अलर्ट देना पड़ता है कि भाई मेरा नहीं है, इसको बंद करो। तो ये जो है, क्योंकि एआई का प्रयोग करके आजकल माने टेक्नोलॉजी वहाँ तक बढ़ चुकी है कि ये यहाँ ये जो आपत्ति, ये खतरा जो है, ये ज़रूर
बढ़ सकता है। एआई की बात आपने की, लेकिन विपक्ष ये कहता है, और राहुल गांधी, आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वीवीपैट जो है उनकी गिनती नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि राजा की जान ईवीएम में है। ईवीएम इज़ अ मशीन दैट कुड बी टेम्पर्ड विद। देखिए, इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। आप बताइए, दिस इज़ समथिंग जो जिनको लगता है कि वो सफल नहीं होंगे, वो कहते हैं कि पेपर में कुछ नुक्स है। आप जानते हैं, अब आप पब्लिक से पूछे ना कि आप में से किसी को माने शक है ईवीएम के बारे में, मुझे तो नहीं ना सुप्रीम कोर्ट को। जयशंकर सर, जैसा हमने जिक्र किया था कि मसाले जो हैं आ गए और फिर वो मसालों को तैयार करना, व्यंजन तैयार करने, तो देखिए ये आउटपुट की टीम है सर। इतनी खबरें आती है वो यहाँ आती है, फिर उसके बाद मान लीजिए वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, अब उसको पकाना है, तो वो पकता है आउटपुट पर। मनीष है हमारे साथ, हाँ, नमस्ते। इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको कैसे निखारना है, बनाना है। मनीष, कुछ सवाल है आपका? मेरा सवाल सर से ये है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक के करियर में कई बार क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की है, तो अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो आपकी कौन सी टीम फेवरेट टीम है? आपकी आईपीएल की कौन सी टीम? अरे नहीं, मैं आजकल देखिए समय तो मिलता नहीं है, तो कभी एक मैच मैंने देखा था जब वो स्टोइनिस ने अकेले जो है वो मैच बदल दिया था उस समय सीएसके के खिलाफ। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे शुरू से वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ कुछ जुड़ाव है, मुझे पता है। और आप देख रहे हैं ऋषभ पंत जो है कोशिश तो कर रहे हैं। बड़ा क्रिकेट कर रहा है, मतलब पॉलिटिक्स चल रही है और यहाँ क्रिकेट। कुछ और अगर यहाँ पर क्रिकेट भी चल रहा है। हाँ, क्रिकेट भी चल रहा है, दैट्स द ब्यूटी। और कोई जिसे सवाल पूछना है यहाँ पर? अच्छा, मुर्तजा भी है और यहाँ पे क्विकली जल्दी। भारत में एडवाइस बहुत मिलते हैं, हाँ, मुफ्त बिल्कुल, एडवाइस मिलते हैं। आप मुझे बता रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस विदेश नीति में, विदेश के मामलों में बहुत ज़्यादा है। आपको जब कोई ऐसा आदमी एडवाइस देता है जिसको कि पता ही नहीं है विदेश नीति क्या चीज़ होती है, तो आपको कैसा फील आता है? नहीं, देखिए, मुझे जो है उतना ऐसा अनुभव नहीं है कि ज़्यादातर जो है जब विदेश नीति की बात करते हैं लोग कुछ जानना चाहते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान नहीं देते, प्रश्न जेन्युइनली प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कुछ जानना चाहते हैं। जो मुझे एडवाइस जो मिलता है ज़्यादा वो बाहर से मिलता है। जयशंकर सर, और कुछ लोग हैं, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, आप चूंकि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके, उससे पहले एम्बेसडर रह चुके हैं, अब आप विदेश मंत्री हैं, विदेश जाने का सिलसिला आपका लगातार रहता है। भारत को लेकर अब किस तरह की सोच आप देखते हैं विदेशों के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करें तो? मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में भारत के बारे में दुनिया की सोच काफ़ी बदल चुकी है। उसके मुख्य कारण ये है, एक तो जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। आप लोग को हो सकता कि पता हो कि जब कोविड शुरू हुआ था, हमें कम से कम जानकारी मिली थी, मैं जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ। उस समय एक G20 की बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई, तो हमारे यहाँ से मोदी जी ने अटेंड किया, मैं उनके साथ बैठा था। और उस समय G20 की बैठक में सबसे बड़ी चिंता जो थी उन देशों में भारत के बारे में थी, क्योंकि ये कहा गया, जो ब्रीफर जो थे उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा देश है जहाँ हेल्थ सिस्टम नहीं है, दवाई नहीं है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, तो और जो बिल्कुल महामारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो भारत है। तो वहाँ से हम शुरू हुए और फिर लोगों ने देखा कि अगले 2 साल के अंदर वही देश जिसके बारे में आप चिंतित थे, उसी देश ने करीब 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई किया। तो एक तो कोविड है, दूसरा जो है इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें कोविड के कारण और कुछ और भी कारण हैं, दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई कि अभी आप बहुत सारे देश जो हैं रिसेशन में जा चुके हैं, कुछ स्टैगफ्लेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी इकोनॉमी को 7% ग्रोथ दिखाना उनके लिए तो ये कमाल का विषय। तीसरा बात मैं कहूँगा, हमारी जो डिजिटल डिलीवरी है, ये इस पे बहुत दुनिया में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि हम जो हैं आज डिजिटल डिलीवरी के कारण हम राशन दे पाते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे पाते हैं। हम जो हैं 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में जन आरोग्य योजना के तहत उनकी जो स्वास्थ्य, उनके जो हेल्थ नीड्स जो हैं वो हम कर पाते हैं।
या आप देखिए आवाज़ में जो करीब 4 करोड़ लाभार्थी जो हैं, जिसका मतलब है कि उनके अगर परिवार के सदस्य लें तो 20 करोड़ लोग हैं। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं बिना लीकेज के, बिना भ्रष्टाचार के इतनी एफिशिएंटली डिलीवर करना, क्योंकि लीकेज जो है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, हाँ खाली हमारे यहाँ नहीं। और हम जो हैं अगर उनको लगता कि भाई ये लीकेज से भी निपट रहे हैं, ये ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, कोविड से भी बाहर निकल चुके हैं, तो उनको, और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रही है कि लोग वही लोग 3-4 साल बाद आते हैं, भारत आते हैं, दिल्ली आते हैं और वो देखते हैं अरे आपका वो रोड बदल गया, आपके यहाँ वो एयरपोर्ट नहीं था, आपके रेलवे स्टेशन में ट्रेन ऐसे। डिजिटल पेमेंट, मैं खुद कोविड टाइम से नोट यूज़ ही नहीं किया मैंने, मैं पेपर करेंसी यूज़ ही नहीं करता। आप जानते हैं ये G20 जब चल रही थी ना, वहाँ मिर्ची खरीदी थी। हम लोगों को ले जाते थे वहाँ कि आप, और हम कहते थे चलिए हम आपको पैसे दे देंगे, आप UPI चला के देखिए कैसे चलता है, और इसमें बहुत इंटरेस्ट था लोगों को। और कहाँ हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिने नहीं, जाते बहुत सारी चीज़ों में हम फर्स्ट वर्ल्ड से आगे। ये प्रेशर कुकर है एस जयशंकर साहब, और ये प्रेशर कुकर ऐसे हैं, ये बड़ी सारी आप जो स्क्रीनें देख रहे हैं, ये साहब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एंकर से लगातार, ये आप मेरे इसमें एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ईयरपीस। तो विदेश नीति मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा उसका जोर शोर से उसमें पॉइंटर्स हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि विदेश नीति मैनिफेस्टो में जब आप डालते हैं तो उसके माने क्या है और क्यों आज की तारीख में इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? इसके अलग अलग कारण हैं। एक तो ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, और जो दुनिया में कुछ भी हो वो हर देश को प्रभावित करती है, हर नागरिक का उस पर असर होता है। तो जो पहले जो हम सोचते थे ना विदेश नीति के बारे में कि भाई वो दूर में कहीं कुछ हो रहा है तो हम क्यों परवाह करें, वो अब ज़माना ख़त्म। अब जो है कुछ भी होता है, गाज़ा में कुछ होता है, रेड सी में कुछ होता है, यूक्रेन में कुछ होता है, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट जो है, जब अब यूक्रेन में लड़ाई होती है आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, ब्लैक सी में कुछ होता है तो आपकी अनाज की कीमत बढ़ सकती है, ये रेड सी में ये हूतियों ने कुछ हमला किया तो पूरा व्यापार जो है वहाँ बिगड़ गया, अब आपके शिपिंग रेट्स बढ़ गए। तो एक तो है कि सबके ज़िंदगी में ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका। हाँ, दूसरा विषय ये है कि आज की युवा पीढ़ी खासकर जो है उनको लगता है कि अब भारत, हम आबादी में नंबर 1 है, इकोनॉमी में नंबर 5 हैं, 3 बनेंगे, और हम एक किस्म से जो कहते हैं सिविलाइजेशनल पावर है। तो हमें जो है अब दुनिया के सामने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान जो है दुनिया के सामने रखनी चाहिए। ये देश के लिए गर्व का विषय है। तो मैं दोनों कारण दूंगा कि वहाँ भी हमें इम्पैक्ट करना है, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी जी। और लोग, तीसरी बात है कि आज देखिए कितने लोग रोजगारी के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आप जानते हैं कि करीब 2 करोड़ हमारे नागरिक जो हैं देश के बाहर रहते हैं आज, 2 करोड़, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है ना। अभी हाल फिलहाल आप जानते हैं तो उनके तो उनकी सुरक्षा जो है एक ये बहुत बड़ा विषय बन गया है। और हर साल आप देखेंगे, हर 3-4 महीने आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन होता है, किसी को लाना होता है, किसी को बचाना होता है। तो ये जो मैं लोगों को कहता हूँ, मोदी की गारंटी जो है वो सीमा तक नहीं है, सीमित नहीं है, मोदी की गारंटी बाहर भी चलती है। जयशंकर सर, राहुल गांधी ये बात उठाते हैं कि चीन के बारे में, वो कहते हैं कि चीन जो है अंदर आ गया है, हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, और उस साथ में विपक्ष ये भी कहता है कि पाकिस्तान पे तो चलिए उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, और पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक हो गई, चीन पे खामोशी रहती है। देखिए, नहीं, चीन पे खामोशी नहीं है, चीन पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको इसके 3 उदाहरण देता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए चीन ने हमारे धरती में एक, लद्दाख में एक पुल बनाया। अगर आप बारीकी में जाएंगे, ये पुल जो है ज़रूर बनाए। एक लेक है वहाँ पंगोंग सो जो है, चीन ने 1958
58 में कब्जा किया था। फिर वो कहते हैं अरुणाचल में देखिए वो गांव बना रहे हैं। अब देखिए कहाँ बना रहे हैं, जगह का नाम है लोंगजू। अब आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाइए, ये जयशंकर को उस पर भरोसा नहीं करिए। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू में 1959 में कहा है कि भाई लोंगजू जो है चाइना ने आकर कब्जा कर लिया है, हमारे हाथ से निकल चुका है। दो दिन पहले मैं देख रहा था, उनके स्पोक्समैन ने कहा कि एक शख्सगाम वैली में, आप जानते हैं काराकोरम के पास, वहाँ अरे बहुत बड़ी समस्या है कि चीन जो है एक लिंक रोड बना चुका है और उनको जो है अब वो सियाचिन के पास ये ले आएगा। अब ये इलाका कब गया आपके हाथ से? 1963 में, 1963 में। तो वो जो है ज़मीन ज़रूर गया है चाइना के पास। ये गया था 1958 और 1962 के बीच में। तो वो वापस आप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले? नहीं, हम देखिए हमारी कोशिश तो है कि हम बाउंड्री पे सेटलमेंट करें, पर ये जो हैं ये जानबूझ के मैं कहूँगा झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि ये दिखाना चाहते हैं, हाँ ये दिखाना चाहते हैं जो भी हुआ अब हो रहा है, या अब नहीं हो रहा, बल्कि अब पहले आपने देखा कि 62 में क्या हुआ। हमें जब फौज भेजना था हमने बिना तैयारी के भेजा, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, रोड नहीं थे, जवान गए, जवानों को खाना पीना पानी बारूद अब कैसे साथ अब पहुँचाए। अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है पिछले 10 साल में बना है। जब मोदी जी सरकार में आए थे उस समय चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट जो थी 3500 करोड़ थी, अभी 15,000 करोड़ थी। Are we at par with China? खासकर अगर No, I think no, we have to work harder because they keep improving, so we have to keep improving. अच्छा, मैं ये बता दूं, ये डिजिटल है और आजकल डिजिटल पर फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी बहुत ट्रेंड कर रही हैं। इनफैक्ट पलकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हाँ, नमस्ते। और पलकी, आपका कोई सवाल है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पर आप अक्सर जो है अपने बातों को रखती रहती है। आज जयशंकर साहब हमारे नहीं फॉलो कर रही हूँ मैं कैंपेन। बस ये पूछना चाहती थी कि अब जो इतने सारे और विदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या हम भी ऑब्जर्वर्स भेजेंगे और हम भी टिप्पणी करेंगे उनके चुनाव? हमारे यहाँ ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए हैं देखने के लिए और समझने के लिए, और मुझे लगता है उनका जो इरादा जो है सकारात्मक है और हम भी उनको वेलकम करते हैं। मैं हो सकता है मैं अगले कुछ दिन उनसे मिलूं। जो टिप्पणी जो हो रही है वो देशों माने जो औपचारिक रूप के उनके प्रतिनिधि जो हैं उनसे कम हो रही है। ज़्यादातर आप लोगों का, आपके जो मीडिया वाले दोस्त जो हैं बाहर जो बैठे हैं वो ज़्यादातर वो इस पे कम, हाँ नहीं सवाल नहीं, वो आपको ज्ञान देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कहते हैं आपका मशीन ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। वो तो कहते हैं कि गर्मी इतनी है, तो वेदर से लेके मशीन से लेके हर चीज़ पे कुछ न कुछ करते। लेकिन अब सवाल ये है 400 पार, सही बताइएगा, सच बताइएगा, 400 पार आप लोग सच में कर पाएंगे? कैसे? मतलब विपक्ष ये कह रहा है फर्स्ट फेज के बाद असलियत आ गई है सामने। देखिए विपक्ष तो कहेगा ना, पर अगर आप देखें जो एक तो वोटर टर्नआउट जो है, आपको ये पूछना होगा किसके वोटर नहीं पहुंचे। हमें तो लगता है कि हमारे पहुंचे। आप श्योर हैं? ज़्यादा हमें फीडबैक तो वही है। तो मैं आपको ये कहूँगा अगर 400 आप 4 को आप 400 देखेंगे, 4 जून को आप 400। ये अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन तो नहीं है इस जैशन? नहीं, मुझे लगता है देखिए ये 10 साल का रिकॉर्ड है, लोगों को विश्वास है मोदी सरकार पर, और जो मोदी की गारंटी मुझे लगता है कि लोगों के माने कहीं उनके सोच में अब ये बहुत स्वाभाविक लगता है कि भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए। जब वो वादा करते हैं बहुत सीरियसली सोच समझ के करते हैं। तो जो टर्नआउट जो है थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं, पर मैं कहूँगा ओवरऑल कम से कम जो हमारे पार्टी में जो आज जो बातचीत जो चल रही है ये है कि कहीं अगर वोटिंग कम भी हो, हमारे वोटर पे तो हम भरोसा रखते हैं। ये देखिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब जो हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। मैनिफेस्टो की तुलना आईएनसी के इंडियन मुस्लिम लीग से कर दी है।
कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण, आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, व्हाट इज़ योर टेक, आपका क्या ख्याल है इस पर? नहीं देखिए, आरक्षण का विषय इसको कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखा है, और आज नहीं रखा, सालों से रखा है। जो लोग याद दिला रहे ना, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, उनकी सरकार ने आंध्रा में क्या किया था, कर्नाटक में क्या कर रही, अभी क्या कर रही। तो ये आरक्षण का विषय जो है, हम लोग जो हैं अपनी पोजीशन स्पष्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कल भी बयान दिया था कि धर्म के आधार पे आरक्षण जो है, ये हमें लगता है कि ये होना नहीं चाहिए। सर इधर आ जाएं हम। पर जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आप मैनिफेस्टो आप इंडियन मुस्लिम लीग, मैं कहूँगा 50% तो मुस्लिम लीग है, 50% माओवादी है। आप देखिए कि जो उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग जो है वो बिल्कुल माओवादी है, उनकी सोशल थिंकिंग और पॉलिटिकल थिंकिंग वो मुस्लिम लीग है। तो इन दोनों का 50-50 ले लीजिए, आपको आज का कांग्रेस पार्टी ऐसा है। सर ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जयशंकर सर, अब क्योंकि चुनाव का वक्त है इसलिए राहुल गांधी का जिक्र तो होता ही रहेगा साथ साथ। राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, इस पर क्या टेक है? देखिए, इस पे मुझे सचमुच दुख होता है कि हम जितना भी एक दूसरे से घर में जो विवाद है, हमें घर में ही रखना चाहिए। बाहर जाकर लोगों को भड़काना कि आप जो है हमारे बारे में आप क्या कर रहे हैं, आपसे भी हमारी अपेक्षा है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि बाहर के लोग जो हैं हमारे पॉलिटिक्स, हमारे इलेक्शन में फिर वो इंटरफेरेंस करते हैं। अगर आप भारत के इतिहास देखें, हम कहाँ अगर जो ऐसे समय थे जहाँ कोई दुर्घटना हुई, कैसे हुई कि किसी ने हमारे आपस के विवाद में हमने बाहर से किसी और को बुला लिया, तो वही चीज़ फिर से हो रही। तो ये अगर देखिए, उनकी अगर सोच है कि भारत में कुछ कमी है, कुछ नीति बदलनी चाहिए या खुद उनको सत्ता में आना चाहिए, ठीक है, वो उनका मत है, उनका हक भी है कहना। पर जब मैं देखता हूँ कि कोई भी नेता देश के बाहर जाए, देश की बुराई करे और ऐसे आरोप लगाए जो खाली सरकार के खिलाफ नहीं है, पूरे देश या हमारे एक सिस्टम के खिलाफ, अगर ऐसी चीज़ें करें कि वो वोटिंग सिस्टम के खिलाफ कुछ कहें या हमारी फ़ौज के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी दें, तो ये मुझे लगता है कि देखिए, ये देश के हित में नहीं है। और मैं तो ऐसी चीज़ें, मुझे तो लगता है कि ये कभी होना नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में नहीं है। हम लोग कंक्लूड करें उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछ ले। लेकिन यूके के एक अखबार ने अभी कहा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर दूसरे 10 मुद्दे हो, उस पर टिप्पणियाँ ये आ रही हैं और दूसरों के घरों में जाकर हम किलिंग करवा रहे हैं। ये बाहर के ऑब्जर्वेशन है, जिसका मुद्दा विपक्ष उठा के कहता है कि देखिए ये सच्चाई है। देखिए, ये आपने 2 उदाहरण दिए, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ आपको। केजरीवाल का विषय, हाँ, ये वो शराब वाला विषय है ना, वो घोटाला शराब वाला जो है। अब ये बताइए मुझे, कानून होता है, चुनाव होते हैं। अब मुझे बताइए, बाकी देशों में चुनाव के कारण कानून रुकता है क्या? अगर रुकता है तो आप हमें दिखाएं। अमेरिका में कानून को रोकिए अगर पॉलिटिक्स आपकी चल रही है, इंग्लैंड में रोकिए, जर्मनी में रोकिए। तो ये पोजीशन कि भाई चुनाव हो रहा है, इसके कारण सब चीज़ रुकना चाहिए, और अगर कानून कुछ केस अभी कुछ जारी है, उसमें कुछ हो रहा है, उसको भी रोकना चाहिए, ये मुझे लगता है खुद करके हमें दिखाएं। और दूसरा विषय जो आपने उठाया वो कि आप केजीबी की तरह ऑपरेशन करते हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं। ये जो पाकिस्तान वाला विषय ना, अब देखिए, आप सब जानते हैं पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, वहाँ उनकी मेन इंडस्ट्री जो है वो आतंकवाद है। जब हम आईटी कहते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है, उनके यहाँ आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म होता है। तो अब उनके यहाँ अगर ऐसे जो बुरे काम करते हैं, उन लोगों को कुछ
कुछ हो जाए, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, किसने किया, खुद किया, भगवान जाने। तो हमें क्या चिंता इस पर। अब हुआ है, मैं कहूँगा बुरे कर्मों का फल मिला है लोगों को। पहले तो ये बता दीजिए रैपिड फायर से पहले कि अगर 400 पार आप बोल रहे हैं 4 जून को ये नतीजा आने वाला है, फिर से विदेश मंत्री बनेंगे? नहीं, चाहेंगे ऐसा? आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप जिनसे इंटरव्यू लेते हैं उनसे पूछना चाहिए। तो चलिए पंकज, बस आपके रैपिड फायर की शुरुआत कर देते हैं सर। तो डिप्लोमेट या फॉरेन मिनिस्टर? फॉरेन मिनिस्टर के बनने के बाद तो फॉरेन मिनिस्टर डेफिनेटली। ट्विटर या इंस्टाग्राम? अगर ये सवाल आप मेरे से 2 साल पहले पूछते ना, मैं ट्विटर कहता। आज मैं इंस्टाग्राम कहूँगा। अच्छा, उसके अलावा बेस्ट फ्रेंड जो हैं, रशिया या फिर यूएस? हम जो हैं सबके बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि हम विश्व बंधु हैं। विश्व बंधु जो है वो सबका साथ सबका विकास करता है, तो सबको साथ ले जाते हैं। अच्छा सर, पूरी दुनिया आपने घूम ली है, डिप्लोमेट रहे हैं आप इतनी कंट्री में, एम्बेसडर्स रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, अब फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नहीं आपने घूमा। लेकिन फिर भी सवाल बनता है आपसे, अगर आप छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो यूरोप जाना चाहते हैं या फिर यूएसए जाना चाहते हैं या कश्मीर जाना चाहेंगे या लक्षद्वीप? लक्षद्वीप। देखिए, एक तो है मोदी सरकार में हो तो छुट्टियां की तो बात नहीं करते हैं। वो तो हम भूल ही जाते हैं। मैं कश्मीर तो मैं कुछ साल पहले गया था, पर अगर अभी मैं कहीं जाने की मेरी इच्छा है वो तवांग है। तवांग अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो मैंने सुना है कि वहाँ काफ़ी तरक्की हुई है, जो टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ बड़ी हैं और बहुत ऐतिहासिक जगह भी है। तो और सर ये श्रेय तो 10 सालों में आपको जाएगा, आपकी सरकार को जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो है वो लगता था, उन लोगों को भी लगता था, वो कटाव सा महसूस करते थे। अब वो मेन लाइन में आए हैं ये जो 7 सिस्टर्स हैं, तो उसका सारा क्रेडिट तो आपकी सरकार को जाना ही चाहिए। ज्योतियाँ जी, पंकज थैंक यू सो मच, रूबिका थैंक यू सो मच, जयशंकर जी आपने टाइम लगाया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय निकाल के यहाँ पर आए। जल्दी आपसे फिर न्यूज़ 18 इंडिया पर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोदी की गारंटी जो है सीमित नहीं है, मोदी की गारंटी बाहर भी चलती है।